नमस्कार, स्वागत है आप सभी का C9 के हब में। मध्य प्रदेश का प्राचीन इतिहास, इसके पहले मध्य प्रदेश का गठन और मध्य प्रदेश का पुनर्गठन मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है। कहाँ से कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में आपको बताया। इसके बाद मध्य प्रदेश के इतिहास की कड़ी में मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के जो जीवाश्म है, एक नया कंटेंट जो था, एक नया चैप्टर जो था वो मैंने आपको दिया। यहाँ पर आपको दो बातें और समझनी होगी। इतिहास का जो क्रम स्टार्ट होता है वह जुरासिक युग से होता है और इसके बाद हम मध्य प्रदेश के प्राचीन इतिहास में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर हम पूर्व पाषाण काल और प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश की चर्चा करते हैं। आइए इसी कड़ी में हम मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से की गई खोज और उस खोज में अपना योगदान देने वाले उन पुरातत्व विदाओं को जानेंगे, जहां से आपको एमपीपीएससी में प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्रागैतिहासिक मध्य प्रदेश की, और इसमें हम चर्चा करेंगे पूर्व पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल एक ऐसा समय काल था जहां पर आदिमानव विचरण करता था और उसके कालखंड के जो प्रमाण है मध्य प्रदेश में कहां कहां से प्राप्त होते हैं, इसके बारे में आपको यहां पर पढ़ना होगा। संपूर्ण भारत में अगर हम बात करें तो पूरे भारत में पूर्व पाषाण काल से संबंधित शोध जो रिसर्च किया गया, जो शोध किया गया, उसका इतिहास कितना पुराना है? 125 वर्ष पुराना है। और इस खोज में, इस शोध में, इस रिसर्च में आप देखें तो नर्मदा घाटी वाला जो पार्ट है हमारे मध्य प्रदेश का, नर्मदा वैली वाला जो एरिया है, यहाँ पर HD सांकलिया और मैक क्राउन और RB जोशी ने यहाँ पर समय समय पर उत्खनन का कार्य किया और पाषाण काल से संबंधित वस्तुओं और पाषाण युग से संबंधित मानव सभ्यता के विकास की भूमि को खोज निकाला उन्होंने। सर्वाधिक अगर औजार इस क्षेत्र की बात करें पूर्व पाषाण काल के समय की, तो वह नर्मदा घाटी से प्राप्त होते हैं और ये 2 जिले थे जहां पर सर्वाधिक संख्या में मिले हैं। अब 2 जिले कौन कौन से थे? नरसिंहपुर से होशंगाबाद के बीच में। और कई बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है कि किसके मध्य ज्यादा सर्वेक्षण का कार्य चला है, तो वह नरसिंहपुर और होशंगाबाद आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसी कालखंड के जो एविडेंस हमें मिलते हैं वह नर्मदा नदी की सहायक नदियों से भी मिलते हैं, जिसमें हिरन, गौर, कुलर और पर्यट, जिनके प्राचीन जलोट में भी आप देखें तो इस भूभाग में पाए गए हैं। अभी तक कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीज़ें और भी इन नदियों से प्राप्त होती रहती हैं। जैसे कि ताप्ती की अगर हम बात करें, वैसे तो नर्मदा की सहायक नहीं है, ताप्ती खुद ही एक अलग रिवर है ना। तो ताप्ती नदी से भी ब्लैक बर्तनों के अवशेष खोजे गए। जी हाँ, काले बर्तन वहां से मिले हैं, इस कालखंड के काले बर्तन। इस समय का जो अधिमानव था, जो मानव था, वह अपना जो निवास स्थान था वह नदियों के किनारे बनाते थे ताकि उन्हें आसानी हो शिकार करने में। शिकार करने में कैसे आसानी होगी भाई? कोई भी जानवर होगा, प्यासा होगा तो पानी पीने के लिए नदी के किनारे पे आएगा, ठीक है, उसका शिकार कर सकता था। इसके अलावा मछली इनका सबसे प्रिय भोजन था, क्योंकि मछली जो थी वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती थी, है ना। तो मछली इनको मिल सकती थी वहाँ पर। दूसरा, पीने का जल स्रोत था। तो इसीलिए ये सबसे ज़्यादा आप देखें तो नदियों साइड पर ही मिलेंगे आपको। अब हथनोरा जो शिवहर है, हथनोरा का जो शिवहर है, शिवहर जिले में पड़ता है हथनोरा। तो यहाँ पर नर्मदेश मानव की खोपड़ी की जो खोज हुई थी वो 1982 में की गई थी और इस खोज के जो खोजकर्ता थे वह डॉक्टर HD सांकलिया थे। ये मानव खोपड़ी जो है कितने हजार वर्ष पुरानी है? तो ये मानव खोपड़ी 8000 वर्ष पुरानी है और इसको वर्तमान में कलकत्ता के संग्रहालय में सुरक्षित करके रखा गया है। आपने ये कई बार पढ़ा होगा कि नर्मदेश मानव की जो खोपड़ी है मध्य प्रदेश में कहाँ से मिलती है? तो हथनोरा से मिलती है। और अगर ये प्रश्न आता है कि कितनी पुरानी है,
तो पुरानी में आप आंसर करेंगे 8000 वर्ष पुरानी है। और कौन से संग्रहालय में यह सुरक्षित रखी गई है, तो वह है कलकत्ता का संग्रहालय। खोजकर्ता का नाम याद रख लीजिएगा कि खोज किसने की, तो एच.डी. साकलिया। और खोज कौन से सन में हुई, कई बार यह प्रश्न भी पूछा जाता है, तो वह है वर्ष 1982 में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पुरातन जीवाश्म जो है वो नर्मदा घाटी के अंतर्गत, जो आपको बता दिया, नरसिंहपुर और होशंगाबाद के मध्य खोजे गए। हथनोरा में विलुप्त हाथी के जीवाश्म मिलते हैं। इसके अलावा महादेव पिपरिया में भी सुपेकर को 860 औजार प्राप्त होते हैं। अब महादेव पिपरिया क्या है, महादेव पहाड़ी जो कि पंचमढ़ी वाला एरिया है, पिपरिया जो है वह नरसिंहपुर में पड़ता है ना, पिपरिया डिपो भी कहा जाता है इसको। तो ये जरूर याद रखना कि पिपरिया कहाँ पर है, तो नरसिंहपुर में है। और सुपेकर कौन थे, खोज करता थे। तो सुपेकर ने यहाँ पर 860 औजार इस समय के प्राप्त किए। आप ये सोच रहे होंगे शायद साइट में आप सर फोटो भी लगा देते तो मज़ा आता है। देखिए मेरा जहाँ तक कहना है कि एक पिक्चर्स लगाना अलग बात है और कंटेंट को समझना, वेरी करना एक अलग बात है। क्योंकि एग्जाम में अभी ऐसे MPPSC में अभी ऐसा कोई प्रश्न नहीं पूछा गया कि वहाँ पिक्चर्स लगा के आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि चलो बताइए पहचानो ये कौन। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए आप यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दें इस वक्त, है ना। कंटेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब क्या हुआ, आप देखो नर्मदा घाटी की बात हो रही है, तो जबलपुर में नर्मदा घाटी का जो एरिया है बेड़ा घाट, तिलवरा तथा लमेटा घाट, 3 एरिया है यहाँ पर, बेड़ा, लमेटा और तिलवरा और लमेटा। यहाँ पर पूर्व प्राचीन काल के मानव बस्तियों के स्पष्ट चिन्ह मिलते हैं। अब स्पष्ट चिन्ह मिलते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब साफ और स्पष्ट था कि वो यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ देखने को मिल जाते हैं हमें यहाँ पर। अब नरसिंहपुर जो है, नरसिंहपुर के पास में भुतरा एक स्थान है, यहाँ पर पाषाणकालीन औजार मिले हैं और ये मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार है। आप MPPSC में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पूरा पाषाणकालीन औजारों में सबसे पुराना औजार माना जाता है, कहाँ से ये डिस्कवर किया गया, मध्य प्रदेश के कौन से स्थान से। तो यहाँ पर आप आंसर करेंगे नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट का भुतरा। याद रखो ये, यहाँ से एक प्रश्न हो जाएगा आपका। मानव जाति में जब आदि मानव था तो उसने सारी चीज़ें की, आग कैसे जला सकता था, टूटते हुए तारों को देखा, या फिर उन टूटते हुए तारों से जैसे कि हाल ही में कुछ घटना घटी थी, है ना, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में देखने को मिली। तो जो उल्का पिंड गिरा ऐसा बताया जाता, पर वास्तविक में तो वो एक चाइना का कोई रॉकेट लॉन्चर था जो डिस्टर्ब हो गया और वो हमारे इस वाले पार्ट में आ गया। तो इस पर अभी ठीक है जवाब तलब किए जा रहे हैं चाइना को कि वो स्पष्टीकरण दे कि ये ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि सीधी सी बात है कि वह किसी जल स्रोत पे गिर जाता, किसी बड़े शहर पे गिर जाता तो बड़ा नुकसान होता है। फिर ऑयल डिपो वगैरह है ना, तो भारत सरकार वहाँ पर जवाब मांग रही है। अब इसी कड़ी में आदि मानव क्या समझ रहा था, यानी कि आदि मानव को पाषाण काल से ही ये नॉलेज था कि आग कैसे जलाई जा सकती है। टूटते हुए तारों को देखना, उनसे जो जंगलों में आग लग जाती थी, उल्का पिंड जब गिरते थे सीधी सी बात है भपकते थे वो, तो जंगलों में आग लग जाती थी, कई बार उनकी चपेट में जीव जंतु भी आ जाते थे जो पक जाते। तो आदि मानव उनको जब जंगल में जाता था या इस तरह की घटना, डरता था शुरू में। तो ये पहली बात तो ये कि डर लगता था कि यार ये कुछ अगर कह सकते हैं कि क्या जादू हो गया कुछ, इस तरह से वो डरता था वहाँ पर उनसे पकी हुई जो मतलब जीव जंतु जो जल जाते थे तो उनको खाता तो उसको एक नया स्वाद आता था। तो उसने भी कि कैसे जलाया जा सकता है, तो इस पर उसने वहाँ पर अपना एक शोध बड़ा किया, बनाया और आगे लेकर आया, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अभी के लिए आपसे जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वहाँ पर आपको इतना ही ध्यान देना है। यहीं से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जाम में और यहीं से आप अच्छे उत्तर देकर, या कहें कि जो लेवल पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका सटीक आंसर कर सकते हैं आप। तो पुरातात्विक जीवाश्मों की खोज होती है, इस तरह से खोज आगे बढ़ती है। और भी कुछ कंटेंट है जो मैं आप लोगों को दूंगा, है ना, जो मेरे नोट्स हैं। जस्ट मिनट। आप बात करते हैं मिस्टर GR शर्मा जी की।
देखिए मध्य प्रदेश में जी.आर. शर्मा जी ने क्या किया, जी.आर. शर्मा जी ने एक काम कर दिया, रीवा और सतना क्षेत्र में उत्खनन का कार्य किया। और ये एग्जाम में प्रश्न आएगा कि रीवा और सतना में किसने उत्खनन कार्य किया था या किसके सानिध्य में हुआ था, है ना। तो आप क्या आंसर करोगे भाई, सीधा आंसर करना है अपने को, जी.आर. शर्मा जी बताइए। अब सीधी सी बात है, बात खत्म हो जाती है, ज़्यादा घुमा फिरा के बात ही नहीं करनी है। सतना लिख दो और यहाँ पर रीवा लिख लो, है ना, मानचित्र पे ऐसे ही पढ़ाया जाता है तुमको। और ये कहाँ पर खोज की गई और क्या क्या मिला यहाँ से, तो देखिए मेहर जो है, मेहर वाली माता, माँ शारदा देवी का जो टेम्पल है, ठीक है, त्रिकुट पर्वत कहते हैं, वहाँ पर माता विराजमान है। तो मेहर जो है वहाँ से हैंडेक्स, क्लीवर, स्पेकर ऐसे अवशेष वहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जबलपुर जो पार्ट है नर्मदा नदी वाला, ये वाला एरिया, तो जबलपुर में क्या है, जबलपुर में बहुत कुछ है, ये है लिख लिया जीबीएल। जबलपुर में क्या, जबलपुर में 1869 ईस्वी के कुल्हाड़ी प्राप्त होती है, जिसका 7 हिस्सा तांबा का और 1 हिस्सा टीन की बनी हुई थी। जरूर याद रखना, 7 हिस्सा तांबा का और 1 हिस्सा टीन का था इसका। ये जबलपुर से मिलती है। इसके अलावा बुंदेलखंड के दमोह क्षेत्र के दक्षिण पूर्व में 52.8 किलोमीटर पर स्थित संग्रामपुर घाटी जो है, वहां से 1866 ईस्वी में पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं। और यहाँ पर भी मनुष्य की उत्पत्ति के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं हमें संग्रामपुर घाटी से। कालांतर में संग्रामपुर घाटी जो है वह चंदेल राजवंश की जो राजकुमारी थी और गोंड साम्राज्य की बहुत जो थी रानी दुर्गावती, तो रानी दुर्गावती का क्षेत्र रहा है और यहीं पर आप देखें तो उनका विवाह वगैरह हुआ था। खैर एक अलग पार्ट है, जब आप मध्य प्रदेश के राजवंश पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको पढ़ने को मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया आपका। अब मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। देखिए एमपी को ज़्यादा रिलेट करेंगे। 1867 का समय काल था। अलेक्जेंडर कनिंघम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं भारत के किसी भी पार्ट में अगर कहें तो अलेक्जेंडर कनिंघम का एक अलग ही रोल प्ले कर रहा है। कहीं ना कहीं हर चीज़ों को उन्होंने खोज निकाला यहाँ पर। और इनके सहायक जो थे SCL क्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में पाषाण उपकरणों को खोज निकाला। किसके सहायक थे? अलेक्जेंडर कनिंघम के सहायक थे ये। इसके अलावा बीबी शर्मा ने भीमबेटका में, ठीक है, और ब्लेड अवशेष खोजे। वहीं होशंगाबाद में आदमगढ़ जो शैलशिला है, इनकी खोज 1964 में आरबी जोशी और MD खरे ने की थी। देखो आदमगढ़ से हमें पहला एविडेंस मिलता है मानव के पशुपालक होने का, यह फर्स्ट प्रमाण है। और मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण भी हमें यहीं से मिलता है। और आज से एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का जो प्रमाण है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश के कौन से स्थल से प्राप्त होता है, तो आप आंसर कीजिए। अब क्या आंसर करोगे? अरे भाई आंसर क्या करना, आंसर सीधा करना है, क्या आदमगढ़ है। आप आदमगढ़ बताइए, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट बताइए, खोजकर्ता का नाम याद रखो, बाकी कुछ नहीं है। इतने में आपका काम हो जाएगा, इतने में आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा आप देखें, इस काल में मानव के अस्थि पंजर यानी कि शरीर के जो प्रारूप है, तो सबसे पहला ज्ञात अवशेष था प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। यानी कि अस्थि पंजर जो मिलते हैं मानव के, वह सराय नाहराय से प्राप्त होते हैं, जो कि यूपी के प्रतापगढ़ में पड़ता है ये। और महत्वपूर्ण बिंदु में अगर मैं चर्चा करूं तो मानव के पशुपालक होने के दूसरे जो प्रमाण मिलते हैं, वह मध्य प्रदेश से कहीं दूर राजस्थान के बागौर में प्राप्त होते हैं। कालांतर में हो सकता है कि यहाँ का जो पशुपालक था वो राजस्थान वाले पार्ट में चले गया हो और वहाँ जाकर वो रहने लगा हो, खेती करने लगा हो, तो ये एक दूसरा प्रमाण मिलता है। अब ये इसलिए यहाँ पर आपको बता दिया, देखो पहला प्रमाण तो हर कोई बता देगा आपको, ये बहुत बेसिक है, आपके अलावा MP का बच्चा जानता है, पर सेकंड की बात होगी तो वहाँ पर मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं, तो ये जरूर याद रखना आपको। अब बात करते हैं
नवपाषाण काल की। इस काल में कृषि कार्य तथा पशुपालक और वास्तविक अर्थ में अगर कहें तो सर्वप्रथम शुरुआत होती है नवपाषाण काल में। नवपाषाण युगीन की अगर बात करें तो सबसे पुराने कृषक समुदाय के थे। इनके मकानों का निर्माण गोलाकार पंक्ति में किया जाता था, यानी कि गोलाकार पंक्ति इस टाइप की, राउंड टाइप की, है ना। तो इनके मकान इस टाइप के बने हुए रहते थे। और नवपाषाण काल में प्रथम प्रस्तर उपकरणों की अगर हम बात करें तो टोन्स नदी घाटी में सर्वप्रथम डिस्कवर किए गए। ये 1860 में खोजे गए थे। और इनके खोजकर्ता कौन थे, अगर वो क्वेश्चंस पूछ लिया जाए आपसे, लेमनेसुरियर जो थे उन्होंने इनको डिस्कवर किया। याद रखें कि नवपाषाण काल के पूरे भारत में, है ना, ये एक पार्ट एमपी का नहीं है, पूरे भारत का एक पार्ट है ये, अगर देखा जाए तो। अब तो नवपाषाण काल की अगर हम बात कर लें तो प्रथम प्रस्तर उपकरण जो प्राप्त होते हैं वो टोन्स रिवर से प्राप्त होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है यहां पर। इसके अलावा इसी टोन्स नदी से मछलियों का शिकार करते हुए आदि मानव के चित्रांकन भी प्राप्त होते हैं बड़ी मात्रा में। आप बात करते हैं सागर एरन इस कालखंड का, छतरपुर, जतकरा, दमोह, सागर, आदमगढ़, होशंगाबाद, जबलपुर आदि क्षेत्रों में नवपाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य मिलते हैं हमें। विंध्य प्रदेश की अगर बात करें तो हस्त निर्मित मिट्टी के बर्तन मिलते हैं। इनमें अलंकृत यानी कि डिज़ाइन किया गया, कटोरे पे तराशा गया है, फ्लावर वगैरह बनाए गए हैं, ठीक है। घड़े भी प्राप्त होते हैं और कुल्हाड़ी सबसे अधिक संख्या में प्राप्त होती है विंध्य प्रदेश में। अब 7 भाग तांबा 1 भाग टीन से बनी कुल्हाड़ी कहाँ से मिलती है, तो आप बता सकते हैं भूतरा से प्राप्त होती है। जबलपुर वाला पार्ट है वहाँ से, भूतरा तो आपका नरसिंहपुर वाला हो गया। और इसके साथ ही इस काल को चाक के आविष्कार के रूप में जाना जाता। चाक क्या, अरे चाक बैलगाड़ी का चाक यार, ये देखो ये चाक। अब बैलगाड़ी बना लेते हैं उस समय की अपन छोटी सी। इतना अच्छा पेंटर तो नहीं, पर कोशिश करते हैं। कोशिश करने वालों को मैंने सुना हार नहीं होती है। और देखो सौभाग्य से वैसी बन गई, कितनी अच्छी बन गई और उसी टाइप की बन गई, है ना। तो जब तुम लेक्चर देख रहे हो तो तालियां बजा लेना वहीं पर। चलो, तो ये थोड़ा याद रख लीजिएगा। तो चाक का आविष्कार जो है वो नवपाषाण काल में होता है। कुंभंकारी सर्वप्रथम इसी काल में प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती है। कुम्हार किस तरह से घड़ा बनाता था वो भी नवपाषाण काल से शुरू होता है। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण चैप्टर है। चावल का प्राचीनतम एविडेंस जो है वह उत्तर प्रदेश से मिलता है और ये नवपाषाणकालीन स्थल है कोल्डिवा, यहां से प्राप्त होता है चावल। ये जरूर याद रखना आप, है ना। इसके साथ ही अगर हम चर्चा करें तो नवपाषाण काल में उपक्रम सबसे अधिक कुल्हाड़ी का प्रयोग किया जाना पाया जाता है। यानी कि इस समय का जो आदिमानव था वो कुल्हाड़ी का ज़्यादा प्रयोग करता था, शिकार करने के लिए, पेड़ों की छाल को उतारने के लिए। इस तरह से यहाँ पर इस्तेमाल में लाई जाती थी कुल्हाड़ी। सीधी जो है, सीधी जिले में सोन घाटी वाला जो पार्ट है और कानन और ललनिया, ये 2 ऐसे स्थान हैं जहाँ पर नवपाषाणकालीन प्राचीन अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा नवपाषाणकालीन संस्कृति के जो लोग थे वह किसकी खेती करते थे, धान, मूंग, जौ, गेहूं और मसूर। इसकी खेती के प्रमाण यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। बिल्कुल खाने के लिए ये पर्याप्त था। आज भी गेहूं अनिवार्य है। ये सभी फसलें जो हैं जो मिली थी उस समय नवपाषाण काल में, ये आज के जीवन के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप बात करते हैं ताम्रपाषाण काल की। देखिए, ताम्रपाषाण काल स्थल की अगर बात करें तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको नोट करना है। पहला पॉइंट तो ये है कि यहाँ पर ग्राम इकाई का निर्माण जो है ताम्रपाषाण काल में हुआ। पहला पॉइंट नोट करो, क्या डेवलप हो रही है यहाँ पर, ग्राम इकाई। लिख लो, ग्राम इकाई का निर्माण, ठीक है, इस काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। और ग्राम इकाई कहां पर सेटअप की गई थी ताम्रपाषाण काल में, अगर यह प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तो इसके लिए आप क्या आंसर करोगे। इसके लिए आपको एक ही आंसर करना है,
और वो है नदियों का किनारा और पहाड़ी क्षेत्रों में। नदी किनारा एवं पहाड़ी क्षेत्र में। ठीक है, ये नोट कर लो। ग्राम इकाई यहाँ पर डेवलप होती है। ठीक है, कृषि का प्रचुर उत्पादन, दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं। ये जो बीच का लिखा है इसको छोड़ दीजिए, बाद में पढ़ेंगे अभी। कृषि प्रचुर यानी कि बहुत अधिक उत्पादन। अब क्या उत्पादन है भैया? अरे सीधी सी बात है कि नवपाषाण काल की तुलना में कृषि का अधिक उत्पादन होता है यहाँ पर ताम्रपाषाण काल में। सर्वाधिक उत्पादन कब होता है? ताम्रपाषाण काल में, है ना। अब तीसरा पॉइंट बनाओ तुम। ये सब पॉइंट बना लोगे तो काम आएगा। हाईलाइट पॉइंट है ये। धातु का उपयोग भी इस समय हुआ ताम्रपाषाण काल में। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा कि धातु का उपयोग कौन से संस्कृति में शुरू होता है, नवपाषाण या ताम्रपाषाण? तो ताम्र में होता है। इस समय क्या हुआ? अग्नि का आविष्कार किया गया। ठीक है, यानी कि इस काल में धातु का उपयोग शुरू हो जाता है। अग्नि का आविष्कार नवपाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी, यानी कि अग्नि का जो आविष्कार है नवपाषाण काल में हुआ। हालांकि जो आदि मानव था वो पुरापाषाण काल से अवगत था उसमें। ताम्रपाषाण काल में क्या हुआ कि धातु का ज्ञान उद्योग धंधों के निर्माण के लिए किया जाने लगा। ठीक है, और इसमें औद्योगिक क्रांति आती है। तो ताम्रपाषाण कालीन जो संस्कृति थी वह एक औद्योगिक संस्कृति भी थी। इसके अलावा आप देखें यहां पर यातायात। अब यातायात में क्या बेटा? देखो यातायात में क्या है कि इस कालखंड की सबसे महत्वपूर्ण खोज थी, उपलब्धि थी। सर्वप्रथम मानव को यातायात साधन के रूप में प्रयोग में लाना तथा पशु को भार ढोना का उपयोग करना, यह नॉलेज में आ चुका था। तो यातायात के जो प्रमाण या कहें कि यातायात की जो उत्पत्ति होती है या शुरुआत होती है वो ताम्रपाषाण काल से होती है। तो सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो वस्तु विनिमय का जो कॉन्सेप्ट आता है उसको इसी समय जन्म दिया गया, या कहें कि वो इसी समय निकला। आप किलेबंदी जो आ गया पढ़ोगे भी, फिर भी यहां पर मैं पढ़ा देता हूं आपको। इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा यार। चलो आप किलेबंदी पढ़ लो। तो कुछ हाईलाइट पॉइंट है, जहां से क्वेश्चंस बनेंगे, नोट कर लो, है ना। ये हाईलाइट पॉइंट है। बाकी जो कंटेंट लिखा है तो पढ़ना ही है आपको, वो तो ऐसे भी स्लाइड पे मिल जाएगा आपको। वैसे बस समझदार बच्चों डाउनलोड कर लोगे इसको। अब क्या हुआ? किलेबंदी। अगला पॉइंट है आपका किलेबंदी। अब किलेबंदी क्या है बेटा? देखिए इनाम गांव जो है, इनाम गांव है ना, मैं तिरछा तिरछा क्यों हो रहा हूँ, यहाँ से प्राप्त अवशेषों के आधार पर माना जाता है कि इस काल में मानव ने अपनी बस्तियों की किलेबंदी आरंभ कर दी थी। और मानव को शांतिप्रिय और सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से अगर देखें तो जीवन यापन करने की कोशिश का एक महत्वपूर्ण कदम था, ताकि कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करे, बाहर क्या करता उस पर आक्रमण ना करे। आप एक पॉइंट तुम्हारा ये हो गया, नोट करो। अब दूसरा देखो यहां पर विदेशों से भिन्नता क्या है इसकी। अब विदेशों से भिन्नता की अगर हम चर्चा करें तो उसमें आप पाएंगे पूर्व कांसे का ज्ञान तो नहीं था इनको, जबकि क्रीट, मिस्र और ट्राय में 200 ईसा पूर्व कांसे का प्रयोग होता था। हमारे यहाँ अभी इसका प्रयोग नहीं था, यानी कि कांसे का ज्ञान नहीं था। अंतिम चरणों में भी कांसे का नॉलेज नहीं हुआ था, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति हो जो भी हो। जबकि क्रीट और मिस्र वाला जो पार्ट है या ट्राय वाला जो पार्ट है वहाँ पर 2000 ईसा पूर्व से कांसे का प्रयोग होता था। अब हड़प्पा संस्कृति से भिन्नता इसमें क्या है? देखिए हड़प्पा संस्कृति से भिन्नता की अगर हम चर्चा करें तो कांस्य की सभ्यता, जिसे घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, तो इस युग में लिपि का ज्ञान सीखा। साथ ही हड़प्पा संस्कृति की तरह पक्के मकानों शहर बसाने का प्रयत्न किया गया इनके द्वारा।
तो इस युग में मानव ने लिपि का ज्ञान सीखा, ये ज़्यादा हाईलाइट पॉइंट है, लिपि का ज्ञान सीखा। ठीक है, ये वाला पार्ट है आपका, नोट कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से आपने यहाँ पर देखा। चलो किलेबंदी हो गया तो तुम्हारा है ना, आप तांबा वंबा तुमको पढ़ा देते हैं यहाँ पर। तो नवपाषाण युग समाप्त होते थे, मानव को एक धातु का नॉलेज हो चुका था, वो अग्नि का ज्ञान हो चुका था और धातु को पीट कर पिघाल सकता था, या कहें कि वह नाना प्रकार के हथियार बना सकता था, यानी कि औद्योगिक इकाई की शुरुआत यहाँ से हो चुकी थी। मनुष्य पत्थर और तांबे के औजार के साथ साथ प्रयोग किया, इसी कारण इस काल का नाम ताम्र पाषाणिक काल पड़ता है। आपने कई बार पढ़ा ताम्रपाषाण कालीन। तो ताम्रपाषाण कालीन का मतलब ये होता है कि देखो, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, है ना, और तांबे से तो ताम्र हो गया, तो इसीलिए इसका नाम हो गया ताम्रपाषाण। क्यों ताम्रपाषाण कालीन या ताम्रपाषाण काल? क्योंकि इस समय का जो आदिमानव था उसने क्या किया था, उसने एक चीज़ ये कर ली थी कि वह क्या करता था कि उसने तांबे और पत्थर यानी कि औजार जो थे उनका एक साथ प्रयोग किया। तांबे का सर्वप्रथम जो प्रमाण मिलता है प्रयोग करने का, वह 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। और ऐसे ही तांबे की जो बनी हुई अगर हम बात करें वेपन्स वगैरह जो मिली, यानी कि तलवारें जो मिली है, तलवार, तो मैंने आपको सिनोली पढ़ाया था, सिनोली में भी इस तरह की तलवारें मिली तांबे की। इसके अलावा मध्य प्रदेश में कायता जो मृदा भांड है, वहाँ पर पाकरत हड़प्पा या कह कि हड़प्पन या हड़प्पोत्तर संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। हड़प्पोत्तर का मतलब है कि हड़प्पा के बाद की संस्कृति का कल्चर यहाँ पर दिखाई देता है। कायता जो पुरातात्विक स्थल है, उज्जैन से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। कायता वारामिहिर की जन्मस्थली रही है, इनके बारे में आपको पढ़ा भी चुका हूँ। और ये पूर्व दिशा में चंबल नदी की सहायक रिवर है, काली सिंध के दाहिने तट पर स्थित है। और एग्जाम में प्रश्न आते हैं कि कौन सी रिवर साइड पर है, तो आप आंसर करेंगे काली सिंध नदी पर स्थित है कायता। कायता एक पुरातात्विक स्थल है जिसकी खोज का जो श्रेय जाता है वी.एस. वाकनकर जी को जाता है, श्री हरिभाव को जाता है, इनका वास्तविक नाम है श्री हरिभाव। वी.एस. वाकनकर जी का वास्तविक नाम, और वी.एस. वाकनकर जी का जो जन्म हुआ था या वह नीमच में हुआ था, नीमच जिला है ना। तो याद रखना, इन्हें रॉक ऑफ आर्टिस्ट कहा जाता है। भारत का रॉक ऑफ आर्टिस्ट का पिता किसको कहा जाता है, तो वी.एस. वाकनकर जी को कहा जाता है। पितामह है ना। तो यहां से प्रश्न बनेगा, इसको याद रख लो आप, यहाँ लिख भी दिया है ना, ये नोट कर लीजिएगा। निमाड़ में नर्मदा घाटी के तट पर स्थित महेश्वर के नज़दीक नावदा टोली है। अब नावदा टोली की जो खुदाई की ना, इसमें गेहूँ है ना, क्या क्या मिलता है, गेहूँ, धान, दाल की खेती करने के प्रमाण मिलते हैं, यानी कि आदिमानव उस समय दाल की खेती करता था। खुदाई के परिणाम स्वरूप इतने सारे अनाज भारत के किसी अन्य स्थान पर नहीं मिले हैं जो नावदा टोली में मिले हैं। डिस्ट्रिक्ट क्या याद रखोगे, खरगोन। नावदा टोली में ताम्रपाषाण व्यवस्थित बस्तियां मिलती है। इसका उत्खनन डॉक्टर एच.डी. साकलिया ने करवाया था। ये 1952 और 53 में किया गया था। अब नावदा टोली के लोग क्या करते थे कि अपने घरों को सुरक्षित रखने के लिए नींबू के रस के दीवारों के आसपास लगाते थे, जिससे कि वे जहरीले जानवरों या कीड़े से अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते थे, या कहें कि जहरीले जो जानवर होते थे वो अंदर नहीं आते थे। तो एक शानदार तरीका अपनाया था कि नींबू उनको वॉल्स पे लगा देते थे, वो है ना, उसके रस को निकाल कर या छिड़क देते थे जिस टाइप से। तो उससे क्या होता था कि जो कीड़े हैं, जैसे हम मॉर्टिन इस्तेमाल करते हैं आज की तारीख में, कि हम मॉर्टिन लगा देंगे तो मच्छर नहीं आएगा, ठीक है, या फिर लक्ष्मण रेखा खींच देंगे तो चींटियाँ नहीं आएगी। तो उस समय इनका ज़्यादा इतना डर नहीं था जितने जहरीले जानवरों से था। जहरीले जानवरों से तात्पर्य सांप था, बिच्छू था, और भी प्रकार के जो जानवर होते हैं उनसे अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते थे। तो इसलिए नींबू का यहाँ पर इन्होंने भरपूर प्रयोग किया। अब आप बोलेंगे कि सर नींबू को लेकर किस तरह से प्रश्न पूछे जा सकते। देखिए, मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण बस्तियों में कहाँ के निवासियों ने
अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए दीवारों पर नींबू का प्रयोग किया था, तो वो है नावदा टोली। ताम्रपाषाण में अगर देखें तो मानव जो है घास फूस की झोपड़ियाँ में निवास करता था। इस काल में जो मानव था उसने अपनी बस्तियों में किलेबंदी आरंभ कर दी थी, जो मैंने शुरू में भी बताया आपको। यह भी उल्लेखनीय है कि ग्राम इकाई का विकास भी इसी काल की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कायता मध्य प्रदेश की पहली ताम्रकालीन बस्ती है, जबकि एरन यह दूसरी सबसे प्राचीन बस्ती है। मैसर नावदा टोली का दौरा करने वाले एक ब्रिटिश अधिकारी थे, कैप्टन डेंजरफील्ड। इन्होंने मैसर को माहिसिर कहा, माइसिर। और ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए याद रख लो, यहां से प्रश्न बनेंगे, है ना। 1870 में सबसे बड़ी ताम्र निधि गुंगेरिया बालाघाट से प्राप्त हुई। सबसे बड़ी है ना, गुंगेरिया बालाघाट से मिलती है। इसमें 424 तांबे के औजार और 102 चांदी के उपकरण मिलते हैं। ताम्रपाषाण संस्कृति के स्तर की अगर बात करें तो एरन, जिसका प्राचीन नाम एरिकिन या कहें कि एरिनिका, यहाँ पर एक घास भी पाई जाती है, 2000 से ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। नावदा टोली 1660 ईसा पूर्व के मध्य माना जाता है और कायता 2015 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व। कायता सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक महत्व का एक स्थल है और यहाँ पर बुद्ध काल की प्रतिमाएं भी मिलती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा तांबे की चूड़ियाँ, मन के हार और कुलाड़ियाँ भी यहाँ से प्राप्त होती है ना, कायता से। आप ताम्रकालीन स्थल की अगर बात करें और खोजकर्ता की बात करें, कहाँ कहाँ कब कब खोजा गया, तो रुनीजा कहाँ पड़ेगा आपको, उज्जैन में पड़ेगा। इसकी खोज 1980 और 81 में की गई थी। खोजकर्ता श्री एमडी खरे और डॉक्टर वीएस वाखन करते हैं। गंगाखेड़ी कहाँ पड़ता है, प्रश्न आएगा कि चलिए गंगाखेड़ी ताम्रपाषाण कालीन स्थल मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो आप क्या आंसर करोगे, भोपाल में है। 1980-81 में इसकी खोज डॉक्टर डी.के. माथुर और बी.के. लोखंडे ने की। पीतनगर ये जिला खरगोन में पड़ेगा। 1999-2000 में इसकी खोज डॉक्टर डी.के. माथुर और श्री एन.के. पाठक खोज करता। खेड़ी नेवा जिला हरदा में पड़ता है। ये 1993-94 में इसकी खोज का श्रेय जाता है श्री एम.के. माहेश्वरी जी को। और याद रखना, मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज में आपको खेड़ी नीमा जो बताया जाता है वो होशंगाबाद में बताया जाता है, जबकि होशंगाबाद से एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, वो है हरदा, तो ये हरदा में पड़ता है। नवलखेड़ा ये जिला खंडवा में पड़ता है। इसकी खोज 2003 और 4 में की गई और श्री वीपी नागयाची और डॉक्टर ओपी मिश्रा इसके खोज करता है। एकलरा ये जिला धार में पड़ता है। 2001 और 2001 में इसकी खोज हुई। डॉक्टर डी.के. माथुर और डॉक्टर पी.के. माथुर इसके खोज करता थे। छोटा बड़दा ये जिला बड़वानी में पड़ता है। 2003 और 4 में है। ओपी मिश्रा और बी.के. लोखंडे इसके खोज करता थे। मैंने आपको ताम्रपाषाणकालीन स्थलों में उन स्थलों की जानकारी दी जिसके बारे में किसी भी बुक में नहीं लिखा गया या कहें कि आपको पढ़ाया नहीं जाता है या फिर पढ़ने को मिलता नहीं है। जनरली कुछ ताम्रपाषाण स्थलों को आप जानते हैं, रुनीजा को जानते हैं, और जो अब तक बताया रुनीजा को छोड़कर एकमात्र अगर आप देखें तो दूसरे के बारे में आपको जानकारी नहीं थी। ना पीतनगर की जानकारी थी, ना गंगाखेड़ी की जानकारी थी, ना खेड़ी नीमा की थी, क्योंकि खेड़ी नीमा तो आपके लिए होशंगाबाद में बार बार आपको बताया जा रहा था, जो पूरी तरह से गलत भी है। तो ये नोट कर लो, या काम हो जाएगा तुम्हारा यहां पर। तो इस तरह की आप देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आपको यहां पर देखने को मिल जाती हैं। अब हम चर्चा करते हैं प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की। अराउंड वर्ल्ड में सबसे पहले कहां पर इन चित्रों को खोजा गया, या कहें कि इनकी खोज कहां पर की गई। शैल चित्रों की खोज के इतिहास की अगर हम बात करें तो ये इतिहास तो वैसे इसकी शुरुआत भारत में होती है, परंतु क्या है कि क्लाइकल वगैरह जो थे इन्होंने क्या है अपने लेख प्रकाशित नहीं किया। अगर लेख प्रकाशित कर देते तो पहली खोज में भारत को ही गिना जाता। जो प्रमाण है उसमें अगर आप देखें तो शैल चित्र की खोज का इतिहास विश्व में सर्वप्रथम 1879 में उत्तरी स्पेन में अल्तामीरा जो है, या कहें कि
अल्तामिरा जो है वहाँ की गुफाओं में डिस्कवर किया गया। और इसको एक 5 वर्षीय बच्ची जो संडे छुट्टी थी तो अपने पापा के साथ घूमने गई थी, तो घूमते घूमते उसने यहाँ पर वो पहुँच गई और इस तरह से ये दुनिया के पहले प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की खोज की श्रेणी में शामिल हो जाता है। तो स्पेन में सबसे पहले खोज की गई थी। ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करेंगे स्पेन। भारत में भी इसी तरह शैल चित्र की खोज की शुरुआत होती है। इस तरह के कालखंड के जो शैल चित्र है इनकी खोज का श्रेय हमारे यहाँ अंग्रेजों को जाता है, जबकि रीवा स्टेट का जो मिर्जापुर है ना, मिर्जापुर की जो कैमूर की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर बने शैल चित्रों की खोज 1880 में, ठीक है, काकरबर्न और क्लाइकल ने डिस्कवर की थी। इनकी खोज का प्रमाण था कि भारत के इतिहास में शैल चित्रों की खोज को गिना गया। भारत में मध्य प्रदेश की प्रागैतिक शैल चित्रों में सर्वाधिक संपन्न है, यानी कि सबसे ज़्यादा इस तरह के प्रागैतिक शैल चित्रों की खोज अगर भारत में कहीं पर हुई है या पाए गए हैं तो वह हमारा एमपी है। इसलिए कहते हैं एमपी अजब भी है और गजब भी है। सर्वाधिक संपन्न है इस मामले में। 90% जो चित्रित शैलश्री है वह कहाँ कहाँ की पहाड़ियों से मिलते हैं मध्य प्रदेश में, तो विंध्याचल, सतपुड़ा और कैमूर घाटी से प्राप्त होते हैं। मध्य प्रदेश में 34 ऐसे जिले हैं जिनमें इन शैल चित्रों की खोज की गई। इनमें से 25 जिले विंध्याचल पर्वतमाला के अंतर्गत है और 9 जिले सतपुड़ा पर्वतमाला के अंतर्गत शामिल है। याद रखिए, बार बार प्रश्न पूछा जाएगा तो बार बार तुमको यही उत्तर देना होगा कि विंध्य श्रेणी के अंतर्गत कितने हैं और सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं और टोटल कितने हैं, तो 34 हैं। अब देखो, भीमबेटिका वगैरह तो आप पढ़ते ही होंगे। सर्वाधिक शैल चित्र रायसेन में खोजे गए भीमबेटिका वाले पार्ट में। भीमबेटिका जो है वह कितने 10 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और ये 7 पहाड़ियों पर है। इन 7 पहाड़ियों में आदिमानव रहता था यहाँ पर, और यहाँ पर 720 बीघा के इलाके को शैल चित्र जो भीमबेटका के टाइप का है, मुरैना का पहाड़गढ़, उसके 750 बीघा इलाके के शैल चित्र को संरक्षित घोषित किया गया है राज्य सरकार ने। और 10 वर्ग किलोमीटर में फैला था आपका भीमबेटिका और ये 7 पहाड़ियों पर था। 1990 में इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। कब किया गया? 1990 में राष्ट्रीय स्मारक इसको घोषित किया गया भीमबेटिका को, जबकि 2003 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया। 1957 में इसकी खोज की डॉक्टर वीएस वाकनकर ने। ये सब बेसिक है, पर ये जो है ये 1990 वाला किसी को नहीं पता, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। आदमगढ़ के पास सौवर्ण गुफा की जो पुतली लैंड की गुफा के रूप में जाना जाने वाला क्षेत्र है, यहाँ से स्वास्तिक पूजा के 2 चित्र और खेल, नृत्य और जानवरों के अन्य चित्र के एविडेंस हमें प्राप्त होते हैं। वही पंचमढ़ी की अगर बात करें तो पंचमढ़ी में भी आश्रय में पक्षियों की एक सीमित किस्म के कुल 27 चित्र पाए जाते हैं जो उस समय आदिमानव देखता था। तो पंचमढ़ी का पनार पानी वाला जो ग्राम है वहां पर मामा भांजा जो शैलश्रेय है इसमें लगभग 29 चित्र मिलते हैं। तो ये चीजें याद रखो आप, यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके अलावा 1977 में विदिशा के पास एमडी खरे ने अहमदपुर में शैल चित्रों की खोज की, ठीक है। छतरपुर जिले में बिजावर तहसील के देवरा के निकट पुतली का दाता नाम से एक शैल चित्र की खोज की गई। ये प्रश्न आएगा कि पुतली का दाता कहाँ पर है, शैल चित्र कहाँ, कौन से जिले में पाया जाता भैया, तो आप छतरपुर आंसर करो। इसमें बाघ, शेर, मोर, हिरन और मछली का चित्रांकन देखने को मिलेगा। और महत्वपूर्ण फैक्टों की अगर हम चर्चा करें तो देखिए, महत्वपूर्ण बिंदु में रीवा जिला का जो योगिनी माता है, ये दुर्लभ शैल चित्रों की खोज सर्वेश सोनी द्वारा की गई है। और योगिनी माता शैल चित्र कहाँ पर पाए जाते हैं, तो रीवा डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर धनुष बाण से संधान करते हुए या मानव नृत्य, हाथी, घोड़ा और सर्प आदि के प्रमुख चित्रांकन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे लोहा युगीन, बट लोहा युगीन में जाने से पहले एक युगीन और समझे, और वो युगीन नहीं है, वो ये है, अगर प्रश्न आए कि मध्य प्रदेश की शैल चित्रों की प्रमुख विषय वस्तु, तो मध्य प्रदेश, एमपी, ये नोट करना पड़ेगा आपको, है ना। शैल चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, यानी कि जो बनाते थे वो किस टाइप से बनाते थे। देखो, एक है सर्वाधिक संख्या में देखने को मिलता धनुर्धर,
चलो इसी में आगे लिख देता हूँ मैं, इसके अलावा दूसरा लिख लो आप इसी में, ठीक है। योद्धा, भालाधारी व्यक्ति, है ना, भालाधारी। इसके अलावा आप देखें सैनिक, इसमें लिख देते हैं यहीं पर आगे अगला। फिर आप देखें वन्य प्राणी, अगला। अब वन्य प्राणियों में जैसे कि बंदर, शेर, हाथी, इनके चित्रांकन देखने को मिलते हैं। बंदर, शेर, हाथी, बाइसन। इसके अलावा आप लिखिए वराह, चीता, वराह, चीता, हिरन। ये तो सब अब मैं बोल रहा हूँ, नोट कर ही लोगे आप, ठीक है ना। तो ये नोट कर लो बेटा। इसके अलावा देखो वन्य प्राणियों में अगर आप देखें भैंसा भी है ना, भैंसा भी नोट कर लीजिएगा, भैंसा। इसके अलावा देखें आदमगढ़ की पहाड़ी गुफा 9 जो है, आदमगढ़ गुफा नंबर 9। अब 9 में क्या है, तो 9 में जिराफ का चित्रांकन है, यानी कि जिराफ का चित्र मध्य प्रदेश में कहाँ से मिलता है, तो आंसर कर सकते हैं आप आदमगढ़ से। अरे यार ये क्या हो गया, कुछ भी अच्छा करने जाओ तो बिगड़ जाता है। तुम्हारा रिक्वायरमेंट नहीं भैया। बस ये पॉइंट है तुम्हारा, इतने में काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसके अलावा और भी चित्रांकन किए गए हैं। पशु चित्रण में विशेष रूप से बैल, गाय, घोड़ा और भैंसा का चित्र देखने को मिलता है। विशेष तौर पे किसका देखने को मिलता है, गाय, बैल और भैंसा। विशेष तौर पे पशु चित्रांकन की अगर हम बात करें तो, है ना, शिकार दृश्य, देव, पुरुष। इसके अलावा पूजा दृश्य देखने को मिलते हैं, पूजा के प्रतीक मिलते हैं, युद्ध दृश्य देखने को मिलते हैं। और जो भीमबेटिका है उसका सबसे प्रसिद्ध शैल चित्र कौन सा है, तो वो है जो रॉक। जो रॉक सबसे प्रसिद्ध शैल चित्र है भीमबेटिका का। तो इस तरह से आपने यहाँ पर ये पढ़ा। अब हम आगे बात करेंगे लोहा युगीन संस्कृति की। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।